अरुण जी, ब्रेक पर जाने से पहले कैडर की बात हुई थी और आपने कहा था कि मेरे को जो पार्टी दायित्व सौंपेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या अरुण चतुर्वेदी को ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में, आपने अब 3-3.5 साल का समय देख लिया है, मैं एक सवाल आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यदि चुनावों का दायित्व आपको देती है या आपको कंटिन्यू करती है तो आप उस मैनिपुलेशन में सफल हो पाएंगे, उस राजनीतिक गणित में कहीं अपने आप को बैठा पाएंगे जहां पर चाल, चरित्र, चेहरा, तीनों चीजें देख करके चलने की बात होती है और संघ का एक कार्यकर्ता, एक निष्ठावान कार्यकर्ता जो जिसका पढ़ाई लिखाई उद्देश्य रहा, जिसने वकालत की, वो कहीं फिट बैठता है इन सब चीजों में? मुझे बताइए, आपकी बातों से मुझे लगता है कि संघ का कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता क्या किसी दायित्वों को पूरी तरह निर्वहन नहीं कर सकता? संघ का काम केवल इतना है कि हम व्यक्तियों को पॉलिटिकली, राजनीति बहुत अलग चीज है। देश की राजनीति के अंदर, देश की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और कितने लोग हैं जो पृष्ठभूमि से संघ के रहे, उसके बाद देश आज याद करता है उनके कामों को कि उन्होंने जो शिक्षा लेके आए, जो निष्ठा लेके आए, उस निष्ठा के बाद काम किया। अगर देश याद करता तो दोबारा सत्ता में लाता आपको। विषय राजनीति में चुनाव, दोबारा सत्ता लेकर देश क्यों नहीं? राजनीति चुनाव की बात है। देखिए, चुनाव की गणित बहुत तरह की चीजों पर चलती है, लेकिन इसके कारण से कोई व्यक्ति फेल हो गया ये नहीं कह सकते हम। आज बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो देश में राजनीतिक के नाते खड़े होंगे, जिनकी पहचान खड़ी हुई, जो चुनाव में शायद जीते नहीं होंगे लेकिन देश और आइकॉन के नाते जाता है। गांधी जी कभी चुनाव नहीं लड़े, दीनदयाल उपाध्याय कभी चुनाव नहीं लड़े, सावरकर कभी चुनाव लड़के नहीं लेके आए, लेकिन देश आज उनको एक पॉलिटिकल पार्टीज का जो लोग नेतृत्व करते हैं, अगर बीजेपी में अरुण चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनका पूरा दायित्व भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। बिल्कुल है, ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव अगर आप हार जाते तो आप ये कहते हैं कि पूरी तरह आश्वस्त हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। लेकिन ये श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता, कम से कम बीजेपी में। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जहाँ एक परिवार को सारा श्रेय जाता है और जब हार आती है तो सब जना कहते हैं कि हमारे कारण से हारे। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम जीत को भी कार्यकर्ताओं के कारण मानते हैं और हार भी हम सब अपने लेते हैं कि हमारी नीतियों के कारण रही। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश नेतृत्व में कुछ खालीपन है? आपके पास में केवल एक सिंबॉलिक नाम है वसुंधरा राजे, इसके अलावा कोई दूसरा नाम आपके पास में इस कैडर पर, इस लेवल पर नहीं आता? कभी राजस्थान में कहा कि देश में कहीं ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व के नाते से लोगों की कमी नहीं। ये ना कभी किसी जमाना था जब यहीं राजस्थान के लोग कहते थे, मीडिया के लोग कहते थे कि भैरव सिंह जी के बाद कौन, ये विषय आता था। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तैयार है, इसलिए हमारे पास कभी सियासत के एक इंटरव्यू में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कभी आपके साथ होते थे, आपके संघी साथी थे, मतलब संघ के वो कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का संगठन सोया हुआ है और वसुंधरा राजे बहुत ज़्यादा घमंड में चूर हैं, इस कारण से वो बीजेपी से दूर हैं। दो चीजें हैं इसमें, बीजेपी का संगठन सोया हुआ है क्योंकि इस समय वो तीसरा मोर्चे की गणित लेके चले हैं। किरोड़ी लाल मीणा अगर आपके साथ होते पिछले इलेक्शन में तो शायद भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा होता, आप सरकार बनाने की भूमिका में भी आते, आपने उस विश्लेषण भी किया हुआ, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको डैमेज भी किया है। तो क्या सच में बीजेपी का संगठन सोया हुआ है? नंबर 1 बात। दूसरा, क्या सच में वसुंधरा राजे, आपने भी देखा है, आपके भी साथ उठती बैठती हैं, क्या आपको लगता है कि वो अहंकारी हैं? कम से कम मुझे लगता है कि हमें अपने संगठन के और नेताओं के आचरण के बारे में किरोड़ी लाल जी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपके साथ ही रहे ना, अब नहीं है। इसलिए जब तक थे हम कमरे में बैठ के सारी चर्चा करते थे, आज वो बाहर हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। फिर भी एक लीडर के नाते, एक सांसद हैं, आज वो निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़कर के जीता है, उनका ये कहना है कि क्या बीजेपी का संगठन सोया हुआ है? मैं नहीं मानता कि कहीं उनको मूल्यांकन का काम हमने दिया है और उनके मूल्यांकन के आधार पर हमको अपने नहीं टिप्पणी करी है उन्होंने, एक अपने मैंने कहा ना, अच्छा, उन्होंने एक बात और कही थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बीजेपी में जो संघ है वो जिस समय सत्ता में वसुंधरा राजे थी या जब भी सत्ता में अगर वसुंधरा राजे आएंगी तो संघ फिर गौण हो जाता है, क्या ऐसा आपको लगता है? उस समय भी आप थे, उस समय किरोड़ी जी मंत्री थे जी। अगर वो कह रहे हैं तो क्या वो अपने आप को भी कह रहे हैं कि मंत्री पद भी मुझे दिया था, उसके अंदर भी जो मुझे डिपार्टमेंट दिया वो नरपत सिंह राजवी ने छोड़ दिया था, इसलिए मुझे दे दिया और मैंने संघ के कार्यकर्ता के नाते चुप रहा मैं। नहीं, लेकिन उस समय उन्होंने जिस आचरण की बात आपने की, किरोड़ी जी ने कहा, उन्होंने वही आचरण किया था क्या? अब ये आप मैं इसलिए मैं ये प्रश्न आपने नहीं किया होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में संघ और गैर संघ करके कोई धारा नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता आता है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते आता है कि उसकी पृष्ठभूमि कोई हो।
संघ का काम अलग है। संघ में जब काम होगा तो हम सामाजिक दृष्टि से काम करते हैं, यहाँ राजनीतिक दृष्टि से काम करते हैं, और दोनों में किसी प्रकार का अंतर्विरोध नहीं है। मानगढ़ के अंदर आपका कार्यक्रम था, आपने उसमें थोड़े से पैर अपने पीछे खींचे थे, कारण क्या था? क्या गहलोत सरकार ने जब हमने तो बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, सरकार से बड़ा कार्यक्रम हुआ है। वो सरकार ये कह रही है कि आदिवासी उसमें आए नहीं, वो तो आपने अपने चैनल गुजरात और तमाम आसपास से बुला करके, क्षेत्र के आदिवासी तो कांग्रेस के साथ थे और भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल आदिवासियों को खड़ा नहीं किया साथ में। मैं तो आपसे केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि आपके जो मीडिया के मित्र उस क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य व्यक्ति से मत पूछिए। मुझे मानगढ़ के ऊपर भी राजनीति करी, मैं मानगढ़ आदिवासियों के शहीदों के ऊपर भी आप चले गए वहां पर, क्या आपको नहीं लगता? ये प्रश्न जरा मुख्यमंत्री जी से करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पहले घोषणा की थी 17 तारीख को, जब मानगढ़ की शहादत के 100 साल पूरे होंगे तो हम कार्यक्रम करेंगे। कांग्रेस ने 1 महीने पहले क्यों किया? हमने फिर मुख्यमंत्री जी से कहा, क्योंकि शहादत का विषय है, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप उस दिन सरकार अगर अपने कार्यक्रम की घोषणा कर रही है तो 2 स्लॉट बना लीजिए, 12 से 2 का और 2 से 4 का। जो स्लॉट आपको ठीक लगता हो आप श्रद्धांजलि दे दीजिए, दूसरा स्लॉट हमें दे दीजिए, हम उस पर कार्यक्रम करेंगे। उस पर मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं हुए। अगर हमें इस पर ऊपर राजनीति करनी होती तो हम स्थान के लड़ते। हमने वहाँ से 15 किलोमीटर दूर स्थान देख करके अपना कार्यक्रम किया, सरकार ने अपना कार्यक्रम किया। तो इसमें कहाँ हमारी राजनीति की बात आई? यहाँ विशेष रूप से अगर बात है तो कांग्रेस की राजनीति। शहीदों पर हम बात कर रहे थे, तो श्रद्धांजलि देने के लिए क्या सच में वहां पर 2-2 आयोजन होने थे 15 किलोमीटर के? सरकार बुलाती ना, हम भी चले जाते उसमें। वो सरकारी कार्यक्रम था, कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। ये मुख्यमंत्री जी से पूछिए, आपने सब विरोधी दलों को क्यों नहीं बुलाया आपने? उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, मुझे नहीं देना। हमने 1 साल पहले घोषणा की थी, उस समय सरकार ने घोषणा नहीं की थी। दूसरी बात, मानगढ़ का ऐसा विषय है, आप राजस्थान के हैं, मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान की शहादत को इतिहास में स्थान नहीं मिला कभी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की सिलेबस में था, कांग्रेस ने उसको हटाया। तीसरी बात, इस विषय को लेकर के गोविंद गुरु के नाम से विद्यालय का, वहाँ के कॉलेज का नामकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया कभी। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि वो शहादत के लिए हम श्रेय लेना चाहते हैं, बात करना। हमने कहा कि ये ऐसी शहादत थी जिसको स्थान, कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि शहीदों का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास शहीदों का रहा ही नहीं है। मतलब एक तरीके से जैसे शहीद की अगर बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी उस पर बात करेगी। ये प्रश्न तो आप कांग्रेस से करिए ना। फिर भी अगर उनका कहना है, मैंने प्रश्न में बताई, निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि शहादत का विषय राजनीति का नहीं होता। इसलिए हमने कभी ये नहीं कहा कि कोई व्यक्ति, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी थी और उन्होंने कांग्रेस के झंडे के नेतृत्व में किसी ने काम किया, इसलिए वो शहीद कांग्रेस का शहीद है। उसकी ना जाति पूछते हैं, ना धर्म पूछते हैं। जो व्यक्ति शहादत किया वो भारत माँ का सपूत है, और ऐसे हर सपूत का हम सम्मान करते हैं और मानते हैं कि हम सदियों तक ऋणी रहेंगे उन सबकों के जिन्होंने आज़ादी की शहादत। चलिए अरुण जी, वापस अपन लौटते हैं एक छोटी सी गर्मागर्म बहस पर। वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, आपकी चीफ, भारतीय जनता पार्टी की चीफ भी रही हैं, क्या उनका एक प्रेशर है कि आगामी इलेक्शन उनको प्रोजेक्ट करके लड़ा जाए चीफ मिनिस्टर? आपको लगता है कि अगर वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर अगर अपने प्रोजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, हम टीम के रूप में काम करते हैं, कैडर बेस्ड कार्यकर्ता हैं हम। उस टीम के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं कि जैसे गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी के पीछे ही चुनाव लड़ा गया, ये विषय बताया गया कि भाई नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या राजस्थान में ऐसी स्थितियां हैं? ये पहली बात तो विषय मेरा नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। फिर भी आप चीफ हैं तो क्या आप बताएंगे कि फायदा क्या होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा? कुछ विषय ऐसे हैं जो मैं ऑन कैमरा बात नहीं करूंगा, जब मेरे से पार्टी का नेतृत्व पूछेगा मैं अपनी राय दूंगा। फिर भी आपको लगता है कि इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, या वापस? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ेगी, और मैं विश्वास कर सकता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार चल रही है, हम सरकार बनाने की स्थिति में। अच्छा, सरकार, चलिए मैं ये मानता हूं कि आप सरकार बनाने की स्थिति में हैं, तो उस समय का क्या गणित बैठता है? क्या वापस आप वसुंधरा राजे को, मतलब वसुंधरा राजे की लीडरशिप में कमी क्या है? उचित समय पर पार्टी आपके पास चेहरा रखेगी और वो चेहरा सबके सामने होगा, हम पहले बताएंगे। और मैं एक बार आपने इससे पहले भी मेरे को एक जवाब दिया है कि हमारे पास में पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं जिनको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा लगता है कि शायद आपके पास में कोई ज्यादा चेहरे नहीं है, या एक चेहरे हैं, 1-2 चेहरे। मैं अध्यक्ष के नाते जानता हूँ योग्य लोगों की हमारे पास कमी है। योग्य लोगों की आपके पास में कमी नहीं है, लेकिन जो योग्य लोग हैं वो बाई लाइन किए गए हैं, हाशिए पे खड़े हैं आज। आपको वो खुद परेशान है। आपके जितने सीनियर लीडर हैं, जितने वरिष्ठ लोग हैं आपके, वो सब अपनी अपनी पीड़ा मीडिया के सामने भी जाहिर कर चुके हैं, चाहे ललित किशोर चतुर्वेदी हो या रघुवीर सिंह कौशल, बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया के सामने कह चुके हैं, पीड़ा अपनी जाहिर कर चुके हैं कि उनकी अब बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं रही।
आपको नहीं लगता? आप तो युवा हैं मुझे बिल्कुल। मेरे से एक भी वरिष्ठ कार्यकर्ता ने नहीं कहा कि हमें तवज्जो नहीं मिलती। अभी संगठन की बात नहीं कर रहा मैं, जब सरकार आएगी तब वापस फिर जब सरकार वो आएगी तमाम तो हम योग्य चीजें- लोगों को चुनेंगे उसमें। जो रिजल्ट आए हैं 2 इलेक्शंस के, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के, सीन को देखें तो आपको नुकसान हुआ है। मतलब कांग्रेस को जो आप कह रहे थे ना कि कांग्रेस के मुद्दे जो हैं, चाहे वो रसोई गैस की कीमतें बढ़नी हो या महंगाई बढ़नी हो, वो मुद्दे शायद नहीं रहे और आपको नुकसान हुआ है। देखिए, इन टोटलिटी में आप बात करेंगे तो मैं, आपकी बात ठीक है कि हमें नुकसान हुआ कि हमारी एक सरकार गई है। हिमाचल में हमारी सरकार थी, हम वहाँ पर दोबारा रिटेन नहीं कर पाए तो हमें नुकसान हुआ है। लेकिन गुजरात का चुनाव ऐसा था जो कांग्रेस पार्टी ने गुजरात को एक तरह से देश के चुनाव का सेमीफाइनल मान के चुनाव लड़ा था। हम भी उसी तरह लड़ रहे थे जिस तरह कांग्रेस ने उसको लड़ा था। और इस नाते से देखा तो कांग्रेस के गुजरात के चुनाव को जीतना और वहाँ हमारी सीटों में वृद्धि होना, ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से पिछले 7-8 सालों में गोधरा के बाद के समय में नरेंद्र भाई को घेरने का प्रयास कर रही थी, उन्होंने हर तरह की कोशिश की कि इनको घेर करके कहीं कटघरे में खड़ा किया जाए। सफल होते हुए आज गुजरात की जनता ने उनके ऊपर साथ मोहर लगाया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े संभल का। उनका तो हैट्रिक हो गई, लेकिन हिमाचल आपने खो दिया। मैंने कहा ना, तो वो बड़ी नुकसान बात है, बड़ी मतलब अगर देश का सीन देखें तो इसी तरह से और भी स्टेट की स्थिति होगी। मुझे राजस्थान में क्या लग रहा है आपको कि गहलोत सरकार के जो 4 साल निकले, अब आप जा रहे हैं चुनाव के अंदर, जा रहे हैं चुनावी तैयारी में जा रहे हैं, किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं चुनाव? विकास का मुद्दा तो आपने बताया, क्या सिर्फ विकास के मुद्दे पर? भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में काम किया, जिन्होंने चुनाव लड़े, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने पहुंचे। मतलब आप विकास कराएंगे या विकास दिखाएंगे गहलोत का? हमने तो किया है, और वो कांग्रेस ने तो विकास किया ही नहीं, इसलिए उनका विकास क्या है वो हम जनता के सामने लेके आएंगे और हमारा विकास क्या है वो भी लेके आएंगे। जयपुर में और ये तुलना लेके आएंगे, बहुत सारी चीजें आ गई, आप विकास कह रहे आज हैं कि जयपुर विकास के नहीं हुआ, लोगों को सड़कें बन रही हैं चारों तरफ, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। मैं जयपुर के लोगों को मेट्रो की जरूरत कम है, सफाई की जरूरत ज़्यादा है। मेट्रो, जयपुर के लोग ये नहीं चाहते कि सफाई भी नहीं हो और सफाई के नाम पर हमसे रैंसम के रूप में यूजर चार्ज का बिजली के बिल के साथ पैसा लिया जाए। जयपुर के लोग शांति चाहते हैं, जयपुर के लोग उत्पात नहीं चाहते, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति नहीं चाहते। और कांग्रेस का खुद यूडीएच मंत्री कहता है कि ये नगर निगम नहीं नरक निगम बन गया है, ये जयपुर के लोग नहीं चाहते। यहाँ का नगर निगम एक आइडियल नगर निगम बन के खड़ा हो, ये जयपुर के लोग चाहते हैं। जो कांग्रेस पार्टी है संगठन, उसके बारे में आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि किस तरीके का संगठन इस समय मुझे काम कर रहा है? उनके संगठन के बारे में मुझे आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी है कांग्रेस संगठन के बारे में? अच्छा चल रहा है इसका मतलब कांग्रेस मैं संगठन? अच्छा क्योंकि अरुण चतुर्वेदी अगर देखिए, चुप मैं है, दूसरे के घर में, अगर अरुण चतुर्वेदी चुप है, बीजेपी चुप है, इसका मतलब है कि संजय जी शायद कम से सब कुछ कम अच्छा मुझे चल रहा है। अधिकार दूसरे के घर में झांकने का नहीं है। कांग्रेस के बारे में केवल यहाँ से बात शुरू होती है, एक परिवार से उनकी राजनीति शुरू होती है और वहाँ खत्म हो जाती है, उसके बाद के सब लोग गौण हो जाते हैं। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे। एक आपके ऊपर आरोप भी ये लगता है कि आप कठोर अनुशासन पार्टी में बना नहीं पाए, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरह से अनुशासन का पालना की। जो भी यही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें हमने लोगों को सस्पेंड भी किया है और आपसी मिल बैठ करके बड़े बड़े विषयों को हमने समाधान करते हुए निकाला भी है। सारा इसी चीज़ सामने। राजस्थान की जनता से आप सीधे कुछ कहना चाहें? मैं केवल जनता से एक बात कहना चाहूँगा कि आज जैसी स्थिति, अब 1 साल चुनाव करा गया है और कांग्रेस पार्टी जिन नारों को लेकर के केंद्र और राजस्थान में आई थी, उन सब नारों से पूरी तरह विमुख हुई है। आज भ्रष्टाचार, महंगाई, कालाधन और एफडीआई का ये निर्णय, ये सब आम आदमी के खिलाफ के निर्णय हैं। इसी प्रकार राजस्थान की सरकार पूरी तरह से जनता से विमुख होते हुए अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर पाई। हम चाहेंगे आप कि ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की आने के सरकार बाद आएगी तो भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा? भ्रष्टाचार पे भी क्योंकि एक नियंत्रण, बड़ा मुद्दा है, हाँ, है। आपकी सरकार के समय ये बड़ा मुद्दा था। मैं जब ये कहता हूं संजय जी, तो अटल जी ने जो मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि मैं गठबंधन की सरकार चला रहा हूं, 23 दलों की गठबंधन की सरकार अटल जी ने चलाई है और भ्रष्टाचार का एक आरोप 8 साल के बाद भी कांग्रेस सिद्ध नहीं कर पाई अटल जी के खिलाफ। तो ये थे सियासत में अरुण चतुर्वेदी, जिन्हें पूरा विश्वास है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। और एक जो आश्वस्त आप कर रहे हैं आज राजस्थान की जनता को और मुझे भी, कि शायद भ्रष्टाचार जैसी कोई बात अगली सरकार में देखने को ना मिले। सियासत में अगले सप्ताह फिर मुलाकात करेंगे एक नई राजनेता के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।